नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उमर खालिद ने कोर्ट के सामने सरेंडर और सुरक्षा की शर्त तो रखी है, लेकिन इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके बाद खालिद को कानूनी राहत मिलने की संभावना अब कम दिखाई दे रही है। उधर पुलिस ने जेएनयू के बाहर डेरा डाल दिया है। यह भी साफ कर दिया है कि कानून की मदद करें आरोपी, वरना विकल्प सभी खुले हैं। रिपोर्ट दिखाने से पहले आइए आपको बताते हैं कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा, क्योंकि खालिद का खेल और उसमें अब पुलिस उलझी हुई दिखाई दे रही है। सियासी वजहों से आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी में क्या देरी हो रही है? सरेंडर से पहले खालिद का सुरक्षा मांगना क्या सही है? कहता है सुरक्षा दीजिए, कहता है मैं जेएनयू के अंदर सरेंडर करना चाहता हूं। सरेंडर की शर्तें पेश कर खालिद ने पुलिस को क्या उलझा दिया है, क्योंकि पुलिस फिलहाल गेट के बाहर इंतजार कर रही है। कन्हैया की बेल का विरोध कर पुलिस ने क्या पलटी मार ली है? पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि हम बेल को अपोज नहीं करेंगे, बाद में पलट गए। मार्च निकालकर सियासी दल जेएनयू पर राजनीति कर रहे हैं क्या? क्योंकि एक एक करके सभी राजनीतिक पार्टियां उस मार्च में शामिल हो रही है, तो क्या सब आग में घी डालने का काम कर रही हैं? कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे और यह भी पूछेंगे कि उमर खालिद जेएनयू में बैठ के कानून के खिलाफ एक उल्टी रेस में क्यों भाग रहा है। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। पहरा कड़ा है। देशद्रोह के आरोपियों के इंतजार में पुलिस बैठी है। जेएनयू के हर दरवाजे पर सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया है कि इस बार उन्हें खिसकने का कोई मौका नहीं मिले। पुलिस कह रही है कि सब्र तो है, लेकिन उसकी इंतहा होगी तो लगाम कसनी होगी। कन्वेंशंस के मुताबिक जो एक सैंक्टिटी होती है एजुकेशनल कैंपसेस की, उस सैंक्टिटी का वो दुरुपयोग करके वो अपने आप को अभी कानून से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस की सख्ती बढ़ गई है, अब वो रियायत नहीं करेगी। कन्हैया की जमानत का विरोध करने की पूरी तैयारी है। कोर्ट में कन्हैया के खिलाफ रिपोर्ट में 4 सबूत पेश किए गए हैं। देशद्रोह की नारेबाजी के दौरान कन्हैया की मौजूदगी थी। चश्मदीदों के मुताबिक साबरमती और गंगा ढाबा पर भी कन्हैया मौजूद था। सुरक्षा अधिकारियों से मार्च के लिए रास्ता खाली करने को कहा था। आंतरिक जांच समिति ने कन्हैया समेत 8 छात्रों को आरोपी माना है। रिपोर्ट में जो अपराध दर्ज कराए गए हैं उसके मुताबिक घटना पर सांस्कृतिक आयोजन की गलत सूचना दी गई थी। इजाजत नहीं मिलने पर भी जबरन आयोजन कराया गया था। जेएनयू में कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी की गई और असंवैधानिक नारेबाजी और टिप्पणियां की गईं। इस बीच देशद्रोह का आरोप झेल रहे उमर खालिद ने हाईकोर्ट में सरेंडर करने और पुलिस से सुरक्षा देने की अर्जी डाली है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी। इधर दिल्ली में जेएनयू के बहाने रोहित वेमुला के लिए सियासी मार्च निकाला गया, जिसमें जेएनयू के छात्र, कांग्रेसी और आप कार्यकर्ता सब शामिल थे। दिलचस्प है, इस मार्च में जो राहुल गांधी ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने तकरीबन वही बात बोली। रोहित के खिलाफ हुआ है वो सिर्फ रोहित के खिलाफ नहीं हो रहा है, हमारी यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। इस बच्चे को हमारे समाज, हमारे देश, हमारे नेताओं को सर आंखों के ऊपर उठा लेना चाहिए था। ऐसे लड़के को हमारे समाज ने, हमारी व्यवस्था ने और हमारे मंत्रियों ने आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। उमर खालिद समेत सभी आरोपियों की किस्मत का फैसला जल्द होगा। इसी के साथ सियासत नई करवट लेगी। गिरफ्तारी और सरकार के साथ खड़े होने वाले एक ओर होंगे तो जेएनयू में दमन का आरोप लगाने वाले दूसरी ओर। लेकिन यह मामला देश का है, दांव जरा मुश्किल होगा। आज तक ब्यूरो। और राजनीति देखिए, हर कोई छात्र छात्रों के भविष्य पर अपनी राजनीति को परवान चढ़ाने के लिए सीढ़ी बनाकर उसका इस्तेमाल करने को तैयार दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा सवाल है वो ये कि क्या सरकार उमर खालिद की गिरफ्तारी से पीछे हट रही है, और दूसरी तरफ उमर खालिद क्यों कानून के खिलाफ एक उल्टी रेस दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्हैया कुमार से क्या सबक सीखा है सरकार ने? हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ आशीष खेतान, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता जुड़ रहे हैं। संजय झा जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, और खास मेहमान आज स्टूडियो में अमरजीत कौर जी हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव सीपीआई की यहां पर जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं श्रीकांत शर्मा जी, क्या कन्हैया कुमार के बाद डर गए इसीलिए
कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। उमर खालिद की गिरफ्तारी से पीछे हट रहे हैं। अंजना जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से 9 फरवरी की रात को वहां जो नारे लग रहे थे वो पूरे देश ने देखा कि वो नारे किस तरीके से थे। वहां भारत के टुकड़ों की बात हो रही थी और वहां भारत की बर्बादी की बात हो रही थी। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि राहुल गांधी और कुछ वामपंथी मित्रों ने वहां जाकर उसको एक राजनीतिक हवा देने की कोशिश की। और उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि जब कानून अपना काम कर रहा है तो कानून के काम में अड़चन पैदा करते हुए भी और कहा कि भाई वो निर्दोष हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जो लोग कहीं ना कहीं उन राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वालों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनके समर्थन में जेएनयू गए थे, आज वही लोग, क्योंकि उनके चेहरे पर इसकी कालिख पुत गई है कि वो राष्ट्र विरोधियों को बचा रहे थे, पूरे देश भर में इसको लेकर आक्रोश है, सेना के लोगों में आक्रोश है, जो शहीद हुए उनके परिवारों में लेकर गहरा आक्रोश है। और वही लोग जो कालिख उनके चेहरे पर लगी थी राष्ट्र विरोधियों को बचाने की, आज जंतर मंतर पर सब इकट्ठा होकर उस कालिख को धोने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर होता कि आज ये तमाम लोग इकट्ठा होकर जेएनयू जाते और जो लोग भारत की बर्बादी के नारे लगा रहे हैं उनको कहते कि आप कानून के सामने सरेंडर करो, अपनी गिरफ्तारी दो। मैं मानता हूं कि इस पूरी राजनीति में ये सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हो रहा है तो छात्रों का नुकसान हो रहा है जो गांव से पढ़ने के लिए आता है। आप राजनीति करिए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। श्रीकांत जी, आप जेएनयू इश्यू को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आप सारा दोष विपक्ष पे डाल दीजिए कि ये उनकी गिरफ्तारी कराए। मेरा सवाल आपसे ये था सर कि उमर खालिद की गिरफ्तारी से आपकी पुलिस क्यों पीछे भाग रही है, क्यों डर गई है इतना? अंजना जी, मैं आपको और आपके चैनल को स्पष्ट कहूं कि ये सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। और मैं मानता हूं कि कोई गिरफ्तारी से भाग रहा है, डर रहा है, ये ठीक है। आप पत्रकार हैं, आपको अधिकार है उसका, किन शब्दों का आप प्रयोग करें, आप कर भी सकते हैं और गलत भी नहीं है। लेकिन कानून अपना काम कर रहा है, धैर्य रखिए, कानून अपना काम करेगा। अभी तो एक गिरफ्तारी पर ही इतना बवाल काटा इन्होंने पूरे देश भर में। और जो लोग कह रहे थे कि देखिए आपने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को खतरे में डाल दिया है, आज वही लोग क्यों नहीं बाहर निकल कर आ रहे हैं? आज क्यों जेएनयू को बदनाम करने के लिए ये लोग तुले हुए हैं? जेएनयू एक बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है, बेहतर होता कि जेएनयू को, ठीक है, मैं जेएनयू को, संजय झा जी उनका इल्जाम है जेएनयू को आप बदनाम कर रहे हैं। आप उन स्टूडेंट्स पर दबाव क्यों नहीं डाल रहे कि आप आइए सरेंडर कीजिए? अंदर जाकर भाषणबाजी अलग बात है, कानून का सामना अलग बात है। उमर खालिद क्यों कानून के साथ उल्टी रेस दौड़ रहा है? अंजना जी, जहाँ तक अभी श्रीकांत जी का मैंने भाषण सुना है वो तो चुनावी भाषण लग रहा था मुझे, परंतु देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, वो डिवाइड एंड रूल की जो उनकी नीति थी, उनकी रणनीति थी, आज वही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भारत में लागू किया हुआ है। क्योंकि उनको लगता है कि भारत को पहले तो अल्पसंख्यकों में और मेजोरिटी में अलग अलग करें, फिर दलित और दलित की विरुद्ध करें, अभी राष्ट्र विरोधी और देशभक्ति को लेकर लोगों को वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, राजनीति रही है। बात पूरी कर लें। और नहीं, इसके पहले कि वो जवाब दें, नहीं, इसके पहले कि वो जवाब दें, मैं उनको ये बताऊंगा कि आज भारत के वरिष्ठ वकील लोग जैसे फाली नारीमान हुए, सोली सुराबजी हुए, उन्होंने खुलेआम कहा है कि ये सेडिशन जिसके लॉ 124 आईपीसी के विरुद्ध जब उनको कन्हैया कुमार को जो गिरफ्तार किया गया है वो बिल्कुल गलत है। और जिस तरीके से पटियाला कोर्ट में पर हमला किया गया था, जबकि हमारे उच्चतम अदालत ने बोला कि आप कन्हैया कुमार पर आपकी बात बिल्कुल सही है। सुरक्षित रहते हैं। आप बहस को पीछे ले जा रहे हैं देश में प्रजातंत्र। संजय जी, आप बहस को पीछे ले जा रहे हैं ना सर, आप पीछे ले जा रहे हैं क्योंकि कन्हैया कुमार पर तो तय हो गया है। सरकार ने इतनी बड़ी गलती की, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सुबह कहते हैं मैं बेल को अपोज नहीं करूंगा, शाम में कुछ और कहते हैं। मैं अब श्रीकांत जी आपका जवाब लूंगी, एक बार जल्दी जल्दी रिएक्शन सबसे ले लूं। मैं चाहती हूं आशीष खेतान जी आप ये बताइए, ब्लैक एंड व्हाइट में क्या उमर खालिद को सरेंडर करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सरेंडर करना चाहिए। उमर खालिद को बिल्कुल सरेंडर करना चाहिए। उमर खालिद या जिनके ऊपर भी आरोप हैं कि उन्होंने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए हैं, वो यूनिवर्सिटी में बैठकर यूनिवर्सिटी को ढाल की तरह इस्तेमाल ना करें। यूनिवर्सिटी की अपनी सैंक्टिटी है, इंटेग्रिटी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पुलिस कदम ना रखे और इसकी जिम्मेदारी कुछ हद तक उन छात्रों पर भी है, उमर खालिद पर भी है जिनके ऊपर ये आरोप है। और अगर वो बेगुनाह है और निर्दोष है तो श्रीकांत जी का कहना है आगे आए कोर्ट प्रक्रिया में। तो आशीष जी, श्रीकांत जी का कहना है कि आप लोग ये दबाव क्यों नहीं बना रहे जेएनयू पर कि वहां पर वाइस चांसलर पुलिस को जाने दें, जिस पर जो आरोपी है वो सरेंडर करे, ये उनका कहना है। ये दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं? वहां पे तो पूरी पैरामिलिट्री की टुकड़ी लगी हुई है,
पुलिस लगी हुई है और इनके पास तो पुलिस कमिश्नर बस्सी है, पूरी सरकार है। सरकार ये कहे कि विपक्ष जाके दबाव बनाए किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर। आप ये देखिए किस तरीके से कन्हैया कुमार को अरेस्ट किया, किस तरीके से रोहित वेमुला को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया, किस तरीके से अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक छात्रों के संगठन को उसके ऊपर दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी ने कह दिया कि ये राष्ट्र विरोधी हैं, कास्टिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं। आज आप देखिए कि एक घटना को इस्तेमाल करके पूरे छात्रों को, पूरे छात्र संगठनों को यह कहना कि वो राष्ट्र विरोधी हैं, कास्टिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, नक्सल हैं, इनके तो मंत्री खड़े होकर किसी के ऊपर भी रेड कह रहे थे कि राष्ट्र विरोधी हैं। ये पत्रकारों की जो पिटाई हुई थी पटियाला में, वो कितने राष्ट्र विरोधी थे? उन पत्रकारों के पास कौन सी एनजीओ थी? अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि फॉरेन फंड्स आ रहे हैं, कौन पत्रकारों को फॉरेन फंड्स दे रहा है? रोहित वेमुला को किसने फॉरेन फंड दिया? कन्हैया कुमार की मां के पास तो चाय पिलाने के लिए पैसे नहीं है, उसके पास फॉरेन फंड कहां से आ रहे हैं? ठीक है, इस तरीके की बर्बरता, पुलिस बर्बरता जो ये सरकार दिखा रही है, चर्चा उस पर होनी चाहिए। तीन लोग भाजपा के खिलाफ हैं और मैं अकेला हूं, तो मुझे इनको जवाब देना चाहिए। ठीक है श्रीकांत जी, सरकार अपने कर्मों की और करतूतों की पहले जो है हिसाब किताब जनता के सामने रखे। ठीक है कि रोहित वेमुला को सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों किया सरकार ने? ठीक है, मैं आपकी सबका, श्रीकांत जी आप जवाब सबका दीजिएगा, लेकिन एक बार अमरजीत जी भी बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आऊंगी सर फौरन। तीनों का जवाब आप दीजिएगा, आपको वक्त दिया जाएगा क्योंकि मुझे एहसास है 3 लोग आपके खिलाफ हैं। लेकिन अमरजीत जी सवाल ये है, नहीं आप भी इस पे क्लियर कीजिए, उमर खालिद कानून के साथ उल्टी रेस क्यों लगा रहा है जेएनयू में? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सरेंडर करना चाहिए। सुनिए, पहले बीजेपी वाले हर बार जितने पैनलिस्ट बैठे होते हैं कहते हैं ये सारे मेरे खिलाफ हैं, मुझे सबसे ज्यादा टाइम दो। कोई किसी के खिलाफ का प्रश्न नहीं है, हर एक की अपनी ओपिनियन है। मेरी संजय जी से भी विरोध हो सकते हैं, आशीष खैतान से भी विरोध हो सकते हैं और श्रीकांत शर्मा से भी हो सकते हैं। इस तरीके की भाषा का प्रयोग ये दबाने की कोशिश होती है एंकर को। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, ये कह रहे हैं कि इतना देशद्रोह का वो सब कुछ हो गया, तो आज तो पर्दाफाश हो चुका है कि वो डॉक्टर्ड वीडियो था, सारे चैनल्स जानते हैं किस तरीके से उमर खालिद पे उसी से ही जुड़ा हुआ ये बात है, डॉक्टर्ड वीडियो था, ये सबको समझ में आनी चाहिए। तीसरी बात ये भी हमें समझ में आनी चाहिए कि कालिख किसके मुंह पे पुती है, जिन्होंने इस पूरे केस के अंदर हंगामा किया है, जो आउटसाइडर्स आके वहां स्लोगन लगाए। आज तक पुलिस को नहीं पता वो कौन आउटसाइडर्स थे। आज मैं इल्जाम लगाती हूं, क्या वो आउटसाइडर्स एबीवीपी, आरएसएस और बीजेपी ने प्लांट किए? जगह जगह पे इंस्टांसिस में कुछ लोग सडनली अपीयर होते हैं और नारे लगाते हैं, उनके ऊपर आप कुछ नहीं करेंगे। जवाब दीजिए। चौथी बात जो इन्होंने कही है, इन्होंने कहा जेएनयू को बदनाम कर रहे हैं। जेएनयू को बदनाम आप कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं बंद कर दो इस यूनिवर्सिटी को। श्रीकांत जी आज हमसे कह रहे हैं कि हम जेएनयू को बदनाम कर रहे हैं। और पांचवी बात जो मैं कहना चाहती हूं, उमर खालिद को हक है, बाकियों को हक है, वो अपना निर्णय ले। हम कौन होते हैं उमर खालिद को कहने के लिए तुम सरेंडर जरूर करो या सरेंडर नहीं करो? मैं एज ए कम्युनिस्ट पार्टी पर्सन एनीबॉडी कि तुम्हें ये करना ही है, अच्छा है, आपने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, लोग तय करेंगे कि आप जो कह रही हैं वो सही है नहीं है। चलिए श्रीकांत शर्मा जी। अंजना जी, 9 तारीख को जब नारे लग रहे थे कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये तीनों पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग यहां बैठे हैं, कांग्रेस हो चाहे वामपंथी मित्र हो चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, इन्होंने जाकर उन नारे लगाने वालों का समर्थन किया और इन्होंने नारे लगाने वालों का समर्थन एक मिनट में साफ कर देना चाहता हूं श्रीकांत जी, मैं माफ करिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं, माफ करिएगा, माफ करिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं, माफ करिएगा, रोका नहीं किसी को, नहीं माफ करिएगा, गलत आरोप लगाइए, किसी को गलत आरोप मत लगाइए, क्योंकि पहले दिन से आम आदमी पार्टी ने इन राष्ट्र विरोधी नारों का विरोध किया। नंबर 2, झूठ मत बोलिए। नंबर 2, एक बार वो बात पूरी कर लें फिर मैं सबके पास आऊंगा। नंबर 2, ये रोहित की आत्महत्या के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, ये जो आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र, इनको शायद तथ्यों की जानकारी नहीं है। सिर्फ राजनीति मत करिए मौत पर, छात्र ने आत्महत्या की उसकी मौत पर राजनीति मत करिए, उसमें न्यायिक जांच हो रही है। आप कर रहे हैं श्रीकांत जी, न्यायिक जांच हो रही है। आप क्यों बेबुनियाद बात करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन सा लोकतंत्र था? नहीं 1962 में कांग्रेस का विरोध करने वालों के खिलाफ आपने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया। इस देश के अंदर अभी तक 58 लोग गिरफ्तार हुए हैं राष्ट्रद्रोह में, सबसे ज्यादा लोग बिहार में 28 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो नाटक नौटंकी बंद करिए, इस देश के कानून का सम्मान करिए। आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल है, आप केंद्र की जो सरकार है जो गरीबों के लिए काम कर रही है, आप इसको पचा नहीं पा रहे हो।
लेकिन हाँ, इतनी आशीष जी, अपचार जवाब हो रही दीजिएगा है। जवाब दीजिएगा श्रीकांत जी, मुझे आपको भी मैम सबको रोकना पड़ रहा है क्योंकि वक्त एक ब्रेक का हो गया है। इन सब के बीच कानून का सम्मान करिए, सत्ताधारी पार्टी कहती है, वही कानून जेएनयू के गेट के बाहर लाचार दिखता है, और वही उमर खालिद जो इस देश के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ वीडियो में दिख रहा है, वही उमर खालिद जो शाहरुख खान के डायलॉग्स उतार रहा है 21 फरवरी में जेएनयू में आने के बाद, आखिर कानून से भागकर उल्टी रेस क्यों दौड़ रहा है? कोर्ट ने कहा है। तस्वीर दो बन रही है, खालिद का खेल और उलझी हुई पुलिस। कन्हैया कुमार पर देखिए, सुबह कमिश्नर साहब कुछ और कहते हैं, शाम होते कुछ और कहा, एक दो दिन बाद फिर कुछ और कह रहे हैं। कैसे इस मुद्दे पर उन्होंने अपनी पुरानी बात को बिल्कुल नकार दिया, खुद ही कह रहे थे, सुनिए। So we have reasonable apprehension that if he will come out on bail, he is bound to impact investigation and he is bound to influence witnesses. He is bound to indulge in activities which will be violative of penal laws. That is why we have opposed grant of bail to Kanhaiya. If he applies for the bail, we have no objection if he gets the bail. पहले कहा था बेल को अपोज नहीं करेंगे, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, फिर करने लगे। सवाल यही है कि जब सुबह से शाम टीवी के सामने आकर बातें कही जाती हैं तो खुद ही कार्रवाई से ध्यान हटाकर कुछ और ही बोलने लग जाते हैं और इसीलिए छवि खराब होती है। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इन्हीं बुनियादी सवालों के साथ फिर से लौटेंगे। श्रीकांत जी, छवि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है सरकार की, और जिस तरह से पूरा विपक्ष एकजुट होकर छात्र विरोधी एक छवि बनाने की मुहिम कर रहा है, उसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे? वहां पर तो नहीं चूक हो रही। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, देखते रहिए। श्रीनगर के पास पंपोर में आतंकवादियों के साथ शनिवार से जो मुठभेड़ चली आ रही थी, उसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सीधे अशरफ वाणी के पास लिए चलते हैं। अशरफ, क्या अभी और आतंकवादी हैं या